जय हिंद दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज 23 जनवरी है। आज सुभाष चंद्र बोस का जयंती है। हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी 2 मिनट जानना ज़रूरी है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है आपको कटक उड़ीसा में हुआ था। ब्रिटिश प्रांत जो था उड़ीसा में हुआ था। वो आपको 1897 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का आज़ादी में बहुत अहम योगदान है दोस्तों। इनका इतिहास देखा जाए तो लंबी इतिहास है, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन का सेट बनाने का वादा किया हूँ। आज से क्वेश्चन का सेट अभी बनवाऊँगा, लेकिन चर्चा एक कर रहा हूँ कि वो जो इनका जय हिंद का जो जय हिंद मैं बोला, जय हिंद का नारा कौन दिए? सुभाष चंद्र बोस ने दिए। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। इस नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन भी 1938 में किए थे। हरिपुरा अधिवेशन में किए थे। गांधी से विवाद भी हुआ था उनका। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किए। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए, जापान गए, 11 कंट्री में जा कर के अपना देश के बारे में नारा लगाया, अंग्रेज़ों के खिलाफ सरकार बनाए। और अंततः उनकी मृत्यु रहस्यमय ढंग से हुई, जो आज तक पता नहीं चली। ऐसे माना जाता है, जापान में माना जाता है कि 18 अगस्त को उनका जो है सो मृत्यु हुआ। खैर चलिए। और सुभाष चंद्र बोस का आज जो है इंडिया गेट जो दिल्ली में है, जहाँ पर अमर ज्योति जवान की दीप हमेशा जल प्रज्वलित होती रहती थी, उसको अब हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, बगल में ही शिफ्ट कर दिया गया है। और इंडिया गेट पर अब जो है सो सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति का मोदी जी ने उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग प्रस्तावना कल बताए थे कल के वीडियो में कि मैं प्रस्तावना आप पढ़ लीजिएगा, प्रस्तावना का क्वेश्चन बनवाएंगे। तो प्रस्तावना का क्वेश्चन जो है संविधान का एक चैप्टर है प्रस्तावना, जो पढ़ा चुके हैं उसके बारे में क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ाए थे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को वो डेट दिया हुआ है, पूर्ण रूप से लागू हुआ। उस दिन प्रस्तावना में क्या था आप देख लीजिएगा। हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न है ना, तो प्रस्तावना जैसे कि तैसे है। प्रस्तावना में क्वेश्चन करेगा, अभी तक प्रस्तावना में भी जो है आपका एक बार मात्र संशोधन हुआ। कितने बार संशोधन हुआ? एक बार। कौन संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। कौन हुआ? 42वां हुआ। कौन हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में संशोधन कितने बार? एक बार बोलेंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो एक बार। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन 3 शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहिए इसको, 2 शब्द। तीसरा अखंडता। पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो ये 3 शब्द जहाँ दिखेंगे, कब जोड़ा गया? 1976 में शब्द जुटे हैं। जहाँ 3 शब्द दिख जाएंगे आपको ऑप्शन में, उसको छाट देंगे, क्योंकि 1950 में वस्तुस्थिति पूछ रहा है। तो देखिए, दूसरा शब्द में धर्मनिरपेक्ष है, दूसरे ऑप्शन में आपको धर्मनिरपेक्ष है जो 76 में जोड़ा गया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, गलत हो गया बी। तीसरा में देखिए कोई शब्द नहीं। चौथा में समाजवाद है, जुड़ गया। धर्मनिरपेक्ष जुड़ा हुआ है, शब्द 76 में जुड़ा हुआ है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। तो ये भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? संपूर्ण। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद लोकतंत्र है, तो ये आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आप। दूसरा कह रहा है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? हमारे संविधान के निर्माता है। क्वेश्चन कहने का अर्थ ये है कि हमारे संविधान के जो निर्माता हैं उनका जो है सो प्रतिबिंब, उनका सब कुछ कहाँ झलकता है, क्वेश्चन ही कर रहा है। संविधान जो लिखा गया है, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद मूल रूप से, और 8 अनुसूचियाँ थी, फिर 12 हो गई, उसका प्रतिबिंब कहाँ झलकता है? तो देखिए, उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। आप खुद बताएंगे, हम बताए थे कि प्रस्तावना ही संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है ना। तो उद्देशिका, जो उद्देशिका ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्देशिका। ठीक है, प्रस्तावना कहिए उद्देशिका। उद्देशिका क्यों कहते हैं? कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है
आपको पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका पेश किया। और 22 जनवरी, पूछता है क्वेश्चन, 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ। उद्देशिका पारित हुआ कब? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे और यही उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका बन गया, जिसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। इसलिए ये संविधान का आत्मा है, प्रतिबिंब है उद्देशिका। ठीक है। दूसरा अगर चर्चा करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसकी चर्चा आपको भाग किस में मिल जाएगी? राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आपको संविधान के भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में है, भाग 4 में। ठीक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? ध्यान देंगे 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य को क्या करना है, जनता के प्रति क्या दायित्व है, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। आइए, मूल अधिकार। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? कहाँ से लिया गया? पहला बात, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 12 से 35 तक। अनुच्छेद कहाँ है? 12 से 35 तक, है ना। ये मूल अधिकार आपका, इसमें चर्चा और बहुत सारे पर चर्चा होंगी, बाद में होगी। चलिए, मूल कर्तव्य देखिए। मूल कर्तव्य में जो आपका है, ये पहले संविधान में नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन के तहत ही, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ, उसके तहत ही जोड़ा गया इसको। उसके तहत ही जोड़ा गया मूल कर्तव्य को। 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले कितना जोड़ा गया था? 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, है ना। उसके बाद फिर आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, उसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया, 11 हो गया। अब कहिएगा सर ये मूल कर्तव्य क्या था? 11वां मूल कर्तव्य था कि प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जन्म ही ना दे, शिक्षा दे। शिक्षा देना उनका, आपका कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता को। ये जोड़ा गया 46वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया किसके? स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर जोड़ा गया था 1946-76 में। 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। मूल कर्तव्य के बारे में क्लियर हो गया आपका सब कुछ। चलिए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? क्वेश्चन पढ़िए, संविधान में हमारे राष्ट्र का, मतलब हमारे देश का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है संविधान में? ऐसे तो नाम बहुत हमारे जानते हैं, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, इंडिया, है ना, इतिहास में पढ़े हम लोग हैं। लेकिन हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है संविधान में? तो आप ध्यान देंगे कि भाग 1 में ही चर्चा है, भाग 1 में ही चर्चा किया गया है। भाग एक में ही चर्चा है कि भारत एवं इंडिया, भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। भारत या इंडिया, भारत तथा इंडिया, इसका मतलब है सिर्फ भारत तथा इंडिया की चर्चा उसमें क्या गया? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, चौथा कह रहा है, चौथा, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो उद्देशिका कहिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है? तो आप ध्यान देंगे इसको कि हम इसको ध्यान दीजिए। न्याय हम बताए थे संविधान में कि न्याय जो है आपको 3 प्रकार का, न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का दिया गया है। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जो कि रूस की क्रांति से लिया गया। 1917 में जो क्रांति हुई थी रूस में, बोल्शेविक क्रांति को कहा, जो रूस में हुई थी, उसी से तीनों शब्द लिया गया था। न्याय कितने प्रकार का? 3। देखिए, पहला है न्याय देखिए 3 किस में है? पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाकी किसी में है ही नहीं। इसमें भी नहीं 3 है, इसमें भी 3 नहीं, इसमें भी 3 नहीं, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको देखना आगे है। और देख लीजिए इसका स्वतंत्रता कितने प्रकार के बताए थे हम? प्रस्तावना ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता 5 प्रकार के। बार बार पूछता है क्वेश्चन, स्वतंत्रता कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। समानता कितने प्रकार का? 2। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना पढ़ें आप लोग ध्यान से, समझ में आ जाएगा। समानता कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। भ्रातृत्व 1 प्रकार का। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, चौथा आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 ने, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो हमारा है उसमें भारत को किस रूप में एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सब आंसर है। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं किया है कि मूल संविधान में 50 वाला लागू हुआ वो कि संशोधन के बाद वाला में। क्लियर रही, इसका मतलब है सब कह रहा है। तो आप पढ़ जाइए भारत के संविधान का प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न कहिए या सार्वभौम कहिए, एक ही बात हो। एक प्रभुत्व संपन्न माने सार्वभौम, समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक गणराज्य लोकतंत्र तात्विक गणराज्य बनाने के लिए ही है। तो आंसर इसका भी हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर सब है लेकिन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन का है ये सब जोड़ना है। हम बताए थे उसमें, देखिएगा प्रस्तावना में नंबरिंग किए थे, 1 नंबर इसको दिए थे, 2 नंबर इसको दिए थे सजाने के लिए, हाँ 3 नंबर, 4 नंबर प्रजातंत्र को, 5 नंबर इसको, है ना, सजाना है। हर एग्जाम में पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। देखिए 75 में पूछ रहा है। प्रस्तावना में जो संविधान लागू हुआ था हमारा 1950 को, उसके बाद कहीं छेड़छाड़ नहीं हुआ। पहला संशोधन बताया आपको 1976 में हुआ। कौन? 42वां। कौन हुआ? 42वां। तो ये पूछ रहा 75 में, और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 76 में जोड़ा गया था। और कह रहा है कि 75 में कौन शब्द नहीं था। तो अखंडता तो जोड़ा गया है 76 में दोस्तों, 76 में जोड़ा गया। तो ये कहाँ से आ गया? 76 में जोड़ा, 75 में कहाँ से रहेगा ये शब्द? ये शब्द नहीं रहेगा। इसका मतलब ये ही ऑप्शन आपका सही है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। फिर भी बात, 26 नवंबर 1949 को, एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार। 26 नवंबर 1949 को जो हम लोग संविधान अंगीकृत किए, आत्मनिर्मित किए, अधिनियमित किए, उस संविधान की प्रस्तावना में कौन शब्द सम्मिलित नहीं था? तो अरे भैया, समाजवाद शब्द कहाँ से सम्मिलित रहेगा उस समय? ये तो 76 में जुटा है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहिए, या पंथ निरपेक्ष, दोनों एक ही शब्द है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, मतलब जिसका, जिस देश का, जिस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म समान है, इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द भी जुड़ा हुआ, अखंडता भी जुड़ा हुआ, गणराज्य पहले से था। तो 3 शब्द जो है ये जुटा है 1976 में। बार बार कह रहे हैं कब जुटा है? 1976 में जुटा है ना, 1976 में जुटा है। तो तीनों शब्द जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आइए। क्वेश्चन नंबर 8, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। सभी जगह है प्रतीत है कि मनुष्य जो है सो, आपको रूसो भी बोला था, कार्ल मार्क्स बोला था कि सबसे बड़ा प्रकृति का क्या है? मानव ही है। तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत हो जाएगा आंसर इसका। इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक जनतंत्र की कुंडली कहा है? हम बराबर बोले हैं पढ़ाने समय प्रस्तावना को कि जहाँ कुंडली सब आवे, प्रस्तावना संविधान की कुंडली है, जन्म कुंडली है। तो ये बात कुंडली शब्द के एम मुंशी बोले हैं। कौन बोले हैं? के एम मुंशी शब्द बोले हैं, है ना। बस यही आपको मार देना है के एम कुंडली। इसमें डिस्कशन ज़्यादा करना नहीं, इस बारे में। पटेल और जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, तो बहुत सारा इसके, अगर नेहरू पर चर्चा किया जाए तो लंबा चर्चा हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, इनकी चर्चा किया तो बहुत हो जाएगा, है ना। चाचा नेहरू की, बी आर अम्बेडकर, संविधान के निर्माता, कानून के निर्माता, है ना, इनकी चर्चा ही बहुत लंबी हो जाएगी। तो छोड़िए सब। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, निम्नलिखित में से किस बाद में, अब देखिए फिर आया किस बाद। बाद मतलब क्या होता है? कोर्ट में जो होता है केस होता है तो 2 तरह बाद होता है, एक केस करने वाला और एक जिस पर केस किया जाता है, तो बाद। तो इसमें किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की, उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका संविधान का क्या है? भाग है, संविधान का भाग है। ठीक है,
तो ये सब जो आप लीजिए भाग है किस में बोला गया था। हम बताए थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1960 का एक बताए थे कि बेरुबारी। कौन? बेरुबारी। बेरुबारी जो है बाद में इस बाद में है ना, इस बाद में आपको प्रस्तावना को भाग नहीं माना गया। लेकिन 1973 के बाद में 1973 केशवानंद भारती में संविधान प्रस्तावना को भाग माना गया और बोला गया कि संविधान का भाग है प्रस्तावना, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो इसी प्रकार 73 के बाद 76 में आपका संशोधन, पहला संशोधन हुआ, जो आखिरी संशोधन है। प्रस्तावना मात्र एक बार अभी तक संशोधन हुआ है। ठीक है, एक ही इसी तरह से एक यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, वो यहाँ पर है आपका मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ये भी बोला था कि प्रस्तावना जो है उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। जिस प्रकार से केशवानंद बोला इसी प्रकार से ये भी मुंबई बनाम यूनियन, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, बाकी किसी से मतलब आपको नहीं है। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड है दोस्तों। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता। यहाँ कह रहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र, जो हमारे देश में राजनीतिक लोकतंत्र है, जो चुनाव होते हैं, जो सरकार बनती है, उसको राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं। सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र क्या हुआ, धन दौलत का लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र। तो उसी तरह से राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। जब तक सामाजिक लोकतंत्र का मूल्य नहीं होगा तब तक आर्थिक लोकतंत्र का कोई वैल्यू नहीं है, ये बात कर रहा है। ये बात पहली बार कौन बोले, तो भीमराव अम्बेडकर बोले। कौन बोले? भीमराव अम्बेडकर साहब ने चर्चा की थी इसकी। ठीक है, आगे नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में निम्नलिखित में से चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से किस स्वरूप को समाजवाद को अपनाया गया? भारत में निम्नलिखित में से किस स्वरूप को समाजवाद को अपनाया गया? कैसा समाजवाद हम लोग अपनाया? भारत में कैसा समाजवाद अपनाए? तो सीधी बात है कि हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाएंगे। फेबियनवाद अपनाए नहीं। साम्यवाद, कम्युनिस्ट माइंडेड भी यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी भी भारत में है लेकिन देखते हैं बहुत कम। तो हम लोग कौन अपनाए हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाए हैं। कौन अपनाए? लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाए हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट आइए 13 नंबर देखिए आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है, ग्रंथ जो है, केवल सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की कल्पना नहीं करता, सिर्फ लोकतांत्रिक कल्पना सिर्फ नहीं करता है, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है। हमारा समाज सिर्फ राजनीति अच्छा हो जाए, लोकतंत्र हो, राजनीतिक आज़ादी मिल जाए सबको, और समाज में किसी को आज़ादी नहीं मिले रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए कह रहा है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इसका मतलब है क्या? न्याय का भी बताया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय चाहिए। स्वतंत्रता 5 प्रकार का चाहिए: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा और समानता, भाईचारा भी चाहिए। तो चारों चीज़ हमको चाहिए। कितना चाहिए? चारों चीज़ चाहिए। तो चारों ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्रवाद किसका घोतक है? स्वतंत्रता का वाद किसका घोतक है? तो सीधी सी बात है कि ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलू की स्वतंत्रता की बात करेगा। सब तरह का सामाजिक स्वतंत्रता भी चाहिए हमको, राजनीतिक भी चाहिए, आर्थिक चाहिए, तीनों चाहिए। क्या चाहिए? सब टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे लोकप्रिय जो सत्ता होती है, सरकार होती है, कैसी सरकार होती है, किसका उसमें वर्चस्व होता है? हमारा देश में मान लीजिए किसका वर्चस्व है? तो जनता का प्रभुत्व। जनता का प्रभुत्व है लेकिन जनता डायरेक्ट नहीं जाती है। ये ऑप्शन ये भी आपको सही लग सकता है, लेकिन जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों। क्योंकि कि हम लोग एमपी को चुनते हैं, सांसद को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर विधायक को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं, मतलब वही विधायक को एमएलए कहा जाता है, और वो हमारा काम करता है। तो यहाँ पर ये विधि शीर्ष का प्रभुत्व क्या?
भारत में जो विधि बनाने वाली विधायिका है वही सबसे ऊपर है? नहीं, सबसे ऊपर वो नहीं है। बनाती जरूर है, संसद ऊपर है लेकिन बनाती जरूर, लेकिन सबसे ऊपर है जनता। और जनता अपना प्रतिनिधि भेजती है। राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, मतलब कि राज्य का जो शीर्ष है सरकार, वही प्रभुत्व करता है? नहीं, सबसे बड़ा जनता है भारत में। क्या है? जनता। तो जनता के प्रति ये दोनों ऑप्शन ठीक है, 1 नंबर भी और 2 नंबर भी, ए बी, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आइए 16। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखिए, इसमें भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? मतलब हम लोग तो स्वतंत्र हो गए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन लोकतंत्र हुए, लोकतंत्र गणतंत्र कब बने? जब संविधान मेरा बन के तैयार हो गया, मतलब 26 नवंबर 1949 को हम लोग जब बन के तैयार हो गया, तब हम लोग पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गए। यहाँ पर ऑप्शन अगर 26 जनवरी 1950 रहता तो वो मारते हम लोग, लेकिन 26 जनवरी 1950 है नहीं, तो सबसे बेस्ट है हम लोग पूर्ण संप्रभु कब बने? 26 नवंबर 1949 को। कब बने? 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है हमारे संविधान की प्रस्तावना में? आप खुद देखिए, न्याय तो 3 प्रकार के बताए हैं, है ना? प्रतिष्ठा की समानता भी है, अवसर प्रतिष्ठा की समानता भी है, भ्रातृत्व भी है। वैश्य मताधिकार की प्रस्तावना में चर्चा नहीं है। प्रस्तावना पढ़ के देख ले। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, तथा उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक आर्थिक सामाजिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता, है ना, सब आ गया है। ये नहीं है, इसको आप डी नंबर आंसर कीजिए। ठीक। नेक्स्ट 18, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघीय शब्द, ये यूनियन शब्द जो है आपको यूनियन ऑफ स्टेट्स मिल जाएगा, लेकिन संघीय शब्द आपको कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ भारत के संविधान में। भारत के संविधान में संघीय शब्द जो है आपका कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों, इसलिए आप इसका आंसर क्या मारेंगे? कहीं भी नहीं, है ना। प्रस्तावना में तो संघीय शब्द है नहीं। भाग 2 में नागरिकता है कि नहीं? नहीं। अनुच्छेद 365 इसमें भी नहीं, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्या कर रहा है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य कौन हो सकता है? जो सब जनता, गरीब जनता को देखे, कमजोर लोग को देखे, वही कल्याणकारी राज्य निकलाएगा जी। तो आप देखिए, अधिकतम संख्या अधिकतम कल्याण, नो। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना सबसे बेस्ट। और देखते हैं, पढ़ते हैं, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, वो तो जरूरी है, लेकिन कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना सबसे आपका कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है, सबसे ऊपर उद्देश्य। ठीक है। चलिए 19 नंबर हो गया। नेक्स्ट आइए 20 नंबर देखिए हम लोग, है ना। इसमें क्या कर रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, अब देखिए, गणराज्य, लोकतंत्र, लोकराज, लोकतंत्र क्या है तो समझते हैं, जहाँ जनता के लिए जनता के द्वारा शासन हो। अब्राहम लिंकन की परिभाषा था, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, है ना, लोकतंत्र हो गया। जहाँ पर लोक माने जनता, तंत्र माने जादू, जहाँ जनता का जादू चलता हो, तो लोकतंत्र तो भारत है ना। बहुत सारे देश में लोकतंत्र है, ब्रिटेन में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, लेकिन गणतंत्र, भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, लेकिन ब्रिटेन लोकतंत्र है, गणतंत्र वहाँ नहीं है। क्यों? इसलिए कि वहाँ राष्ट्राध्यक्ष जो होता है महारानी होती है, वंशानुगत होती है, वंश परंपरा से बनते आ रही है। वहाँ राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, लेकिन भारत में राष्ट्राध्यक्ष जो राष्ट्रपति होते हैं, संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। संवैधानिक प्रधान कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का यहाँ चुनाव होता है, यहाँ वंश नहीं आता है, यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। लोकसभा राज्यसभा मिल करके एवं राज्यों की विधानसभा मिलकर आपको चुनाव करती है ना। तो यहाँ पर चुनाव होता है राष्ट्राध्यक्ष का, इसीलिए भारत क्या है? एक गणतंत्र है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है। बाकी अपने पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोल दिए सब कहानी इस पर हम। नेक्स्ट आइए 21 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना
प्रस्तावना बोले जैसे हम भारत के लोग भारत को एक, दिमाग में आपको घूम जाना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? आप देखिए, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं इसका, है ना। किस क्रांति की नहीं झलकता है? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बताए हैं आपको कि आपका विश्व बंधुत्व की नारा, स्वतंत्रता, समानता एवं विश्व बंधुत्व की जो बात है, भ्रातृत्व की बात है, संविधान में जो भ्रातृत्व शब्द का चर्चा है, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। ठीक है, किससे है? फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, ये आंसर नहीं दे रहे हैं। भारतीय संविधान के प्रस्ताव किस क्रांति का प्रभाव नहीं है? इसका प्रभाव है बोल्शेविक क्रांति भी बताया आपको, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय। न्याय 3 प्रकार का है, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित है, ये भी है। अमेरिकी क्रांति से प्रभावित था 1776 में। इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है तीनों क्रांति से प्रभावित हुआ है, फ्रांसीसी से भी, रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति से भी, अमेरिकी क्रांति से, लेकिन चीन की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ। इसलिए आंसर कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। देखिए तो क्या हो गया जी? ए सुनो, जल्दी देखो, चिंता हो गई हाथ से, चालू बंद है, बंद कर दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर। ठीक है ना, चीन की क्रांति से प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट आइए, 22 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ये चर्चा अभी पढ़ा चुके हैं पिछले बार क्वेश्चन में, भारत एवं इंडिया। ये क्वेश्चन हो चुका है, भारत एवं इंडिया का चर्चा हो चुका है। ठीक है, पहले अभी जस्ट बता दिए, रिपीट करके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? अब क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान जो है हमारा, मतलब प्रस्तावना नहीं है, संविधान की बात कर दिया, किसके द्वारा स्वीकृत है, कौन सा अपनाया? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, कि भारत प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, कि भारत की जनता द्वारा? ये क्वेश्चन ध्यान देके देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इस क्वेश्चन में लड़के फंस सकते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो लोग संविधान सभा द्वारा मार सकते हैं, क्योंकि संविधान सभा ही बनाया, संविधान को बनाया, इसको भी मार सकते हैं लोग। लेकिन अपनाया कौन? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग लास्ट में अंगीकृत, अधिनियमित किए हैं, तो डी नंबर, भारत की जनता अपनाया था। कौन अपनाया? भारत की जनता। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित करते हैं, भारत की जनता ही अपनाया। मेन आंसर इसका हो जाएगा भारत की जनता। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपको फर्स्ट दिन था आज मेरा प्रैक्टिस सेट का। आप लोग कमेंट करें कैसा लगा आप लोग को, और दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। और हम NTPC ग्रुप डी का भी सेट लाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। आप लोग के धन्यवाद।